नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी। आज हम द आर्ट ऑफ क्लियर थिंकिंग, आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली जो रॉल्फ डोबेली का किताब हमने चालू किया है, प्लेलिस्ट क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि सोचने का हमारे इंसान के लिए सोच ही सबसे बड़ा उसका ये है, अ, ताकत है। इसीलिए हम सोच सोच के इतने आगे आए हैं। और अभी हमारा क्लियर थिंकिंग में हमारा जो देखा है अभी तक, हमने जितने करीब 25 से ज़्यादा हमने सेशन किए हैं, इसमें ज़्यादा अपने को आईक्यू का जरूरत नहीं है। अगर आईक्यू वाले भी साफ सफाई नहीं है उनके थिंकिंग में, तो अपना पूरा सच्चाई से दूर चले जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। और आज का हमारा विषय जो है, इनका जो चैप्टर है, चैप्टर 30 है, एंकर एंकर इफेक्ट। एंकर इफेक्ट से भी हमारा जो थिंकिंग है एंकर से काफी प्रभावित हो सकता है। एंकर, अब एंकर का मतलब क्या होता है? या एंकर का मतलब, एक तो एंकर होता है जहाज में, होता है बड़ा बड़ा जहाज जब आता है समुद्र में, जब उसको पार्किंग करते हैं जिसको कहेंगे, बे में आके एक जगह रखना होता, तो बहुत भारी एक लोहे का ये रहता है, और नीचे जाके पकड़ता है, जो कि जहाज इधर उधर ना हो जाएगा, इतना ही इसके बाहर समुद्र के लहरों से ज्यादा एंकर। तो उसी से शायद हमको लगता है टीवी में जो एंकर होते हैं, टेलीविजन में एंकर होते हैं, वो भी कोई भी बातचीत होता है, कोई भी पैनल डिस्कशन होता है, कोई भी किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, तो उसका एक एंकर का एक ये रहता है कि बस इतना ही इसमें आपको बात करना है, ज्यादा जाते हैं तो खींच लाते हैं वापस। शायद इसीलिए उसका टीवी एंकर कहते हैं। मॉडरेटर भी दूसरे अंग्रेजी में कहते हैं, और एंकर कहते हैं टीवी का जो एंकर होते हैं। उनके हाथ में बहुत कुछ रहता है, और एक साइकोलॉजिकल कुछ टेक्निक्स होते हैं एंकर के। कई ऐसे आ जाते हैं, नाम के एक्सपर्ट रहते हैं, पर वो लॉस्ट रहते हैं। अभी हमने देखे हैं कि एक्सपर्ट्स भी लॉस्ट रहते हैं, उनको कुछ ज़्यादा। और हमारे पर्टिकुलरली मेडिकल में क्या होता है कि जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो कोई दूसरे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, उससे बहुत नाम कमा लेते हैं, तो कोई भी चीज़ में बात करना चालू कर देते हैं आके। तो एंकर उनको कुछ हिंट्स फेंकते हैं, कुछ उनको संकेत करते हैं, जो कि पकड़ लेते हैं वो। कोई भी चीज में उनका उसी तरफ चला जाता है जो एक्सपर्ट से वो कहलवा लेते हैं, जो वो कहलवाना चाहते हैं। तो इसका बहुत अच्छा दिया है, इन्होंने कुछ उदाहरण से चालू किया है। एक उदाहरण उन्होंने चालू किया है, हम उसको इंडियनाइज कर सकते हैं। इन्होंने जैसे चालू किया है कि मान लीजिए आप भी अपने रोज जिंदगी में भी हम ऐसा एंकर इफेक्ट ढूंढते रहते हैं कि हमको कुछ चीज हमको अंदाजा लगाना पड़ता है, हमको एग्जैक्टली मालूम नहीं है, हमको अंदाजा लगाना पड़ता है, तो हम कुछ इवेंट को पकड़ते हैं। जैसे अभी कई बार ऐसे हमारे मरीज आते हैं, कई बहुत ओल्ड रहते हैं, उनको अपना उम्र तक नहीं मालूम रहता, तो वो उससे वो एंकरिंग करते हैं कि कब पैदा हुए थे, या कब ये हुए थे, आपका बच्चे का शादी कब हुआ था, तो बोलेंगे हाँ उस टाइम वो चल रहा था, लड़ाई चल रहा था, वॉर चल रहा था। तो हम हिसाब लगाएंगे कि वो वॉर कौन सा वॉर की बात कर रहे हैं। चाइना का वॉर 62 में हुआ था, तो उस टाइम मैं स्कूल में पढ़ता था, तो लगाएंगे कौन सी कक्षा में। तो हम अंदाजा लगाएंगे कि उस टाइम अगर 10 से 17 साल होगा, तो 62 में, तो आज के तारीख में उनका इतने साल हो गए। कितने साल हो गए? 62 के तो बहुत हो गए यार, 40 80 90 साल अभी उम्र होगा, ऐसा एंकरिंग करके। तो दूसरा, जैसे इन्होंने एक ऐसे दिया है कि आपसे किसी ने उनके यहाँ पूछा, अब्राहम लिंकन का उम्र पूछा किसी ने, कि आप अंदाजा लगाना है आपको। अब्राहम लिंकन उनका
प्रेसिडेंट था, तो वो सिविल वॉर का डेट के बाद उनको मालूम है कि सिविल वॉर के बाद वो इतने दिन जिए, और आपको मालूम है कि सिविल वॉर कितना हुआ था। हम अपने इसमें मान लो इसको, हम ये जो इन्होंने पहला एग्जाम्पल अब्राहम लिंकन का दिया, हम मान ले कि जवाहरलाल नेहरू हमारा पहले जो प्रधानमंत्री थे, मान लीजिए कि उनका किसी ने, हमको हिसाब लगाना है कि कब वो पैदा हुए थे, डेट ऑफ बर्थ नेहरू का। तो अभी हमको आइडिया तो नहीं है एग्जैक्ट, तो हम उसको एंकर इफेक्ट कर सकते हैं कि 62 वॉर हमको याद है, 62 वॉर के 1-2 साल बाद ही नेहरू का देहांत हो गया। ये भी एक इवेंट, बड़ा बड़ा इवेंट हमको याद है। तो हम लगाएंगे 62 में उनका उम्र, थोड़ा आइडिया था कि 70 के ऊपर उनका उम्र था जब देहांत हुआ था। ही वॉज 72 या 74 थे। तो 62, तो 74 उम्र में हुआ था, 62 में वो 70 इयर्स के होंगे। तो पीछे जाएंगे हम तो 1900, 1880 करीब, 1890 करीब होना चाहिए उनका एज। अगर 70 इयर्स करीब हो, वो 64 में शायद 2 साल बाद देहांत हुआ था। तो उनका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अपन ने लगाया था इसे 1890 करीब लगाया था। अगर मान लो 1890 या 1888, अगर 62 ईयर्स में 70 के ऊपर है, 2 साल बाद मरे तो 74 में मरे, तो उनका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है 1889, बर्थ था 1889। तो हमने एक, हमको एक कोई दूसरे इवेंट देख, एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम, हमको गैस करना है। तो ये तो एक एग्जाम्पल इसने, इन्होंने लिंकन का दिया, इन्होंने भी ऐसे, ये तो लोग तकरीबन 5-6 साल प्लस माइनस के अंदर गैस कर लेते हैं ऐसा। तो फिर दूसरा क्या है कि अगर मान लो और दूसरा आपको कोई अनुमान लगाने बोले, लेंथ ऑफ मिसिसिपी रिवर, कोई रिवर का लेंथ बोले, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है रसिया में, ये पूछ ले कोई आपको, नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रॉपर, वी यूज एंकर्स। तो हमको फिर सोचते हैं कि हम क्या एंकर यूज करें। तो कुछ हमको आइडिया, दूसरा चीज किसे हम उसको, उसका ये लगा सकते हैं कि ये ऐसा है तो ऐसा होगा। तो कई बार हमको नहीं एंकर रहता कुछ, कई बार हमको कुछ एंकर मिलता ही नहीं है। तो इसमें एक थॉट एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है। अभी कुछ तो बड़े इवेंट के साथ कोई चीजों का ये रहता है, नजदीक रहता है, तो हम इतिहास से एंकर ढूंढ सकते हैं। पर इन्होंने कहा कि कई बार कुछ ऐसा रहता नहीं है। तब वो जो आपके साथ कोई साइकोलॉजिकल गेम कैसे खेल सकता है, आपको थिंकिंग कैसे अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर सकता है, इन्होंने कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट्स बताए हैं। एक प्रोफेसर ने बॉटल ऑफ वाइन एक टेबल में रख दिया, वाइन का बॉटल, और स्टूडेंट्स को बोला कि आप अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर का आखिरी 2 डिजिट लिखो, और लिखो कोई उनका सिक्योरिटी नंबर है, अपना आधार कार्ड का, अपना यहाँ कह सकते हैं कि आधार कार्ड का आखिरी 2 नंबर लिखो आप। बस वो खाली लिखने बोला उनको, बस, और कुछ नहीं। और फिर बोला कि अब आप वो हिसाब लगाओ, ये वाइन का बॉटल कितना आप पैसा दे सकते हैं वाइन का बॉटल के लिए। तो ऑक्शन, उसके बाद जब किया नीलामी, जो स्टूडेंट्स के नंबर आधार कार्ड के आखिरी 2 नंबर हायर एंड के तरफ थे, उन लोग ने ज्यादा कीमत लगाया, और जिनका नीचे की तरफ थे उन्हें नीचे कीमत लगाया। जबकि आधार, इनका यहाँ सोशल सिक्योरिटी नंबर है, हमने आधार कार्ड नंबर कर दिया, जबकि आधार कार्ड के आखिरी 2 नंबर का और वाइन का इसका कुछ कुछ कनेक्शन ही नहीं है। पर हमारा ब्रेन कोई भी चीज को पकड़ लेता है वैक्यूम है। हमको आइडिया नहीं है वाइन कितने का है, पर थोड़े देर पहले उन्होंने उनको एक टेस्ट दिया कि आप अपना कार्ड लिख दो और भूल जाओ उसको, पर दिमाग में वो वाला नंबर याद है, हायर या लोअर नंबर। तो जब कोई दूसरे चीज का ऐसे ही बोला, गैस करो, अनुमान लगाओ, इसका कितना कीमत आप देने को तैयार हो, तो जिन लोगों का नंबर ज्यादा था उन्होंने, क्योंकि वो ब्रेन में कहीं ना कहीं वो ज्यादा नंबर अटका हुआ है,
आप समझ रहे बात को। फिर एक बड़े साइकोलॉजिस्ट ने भी किया, एमोस टेवर्स्की, जो कैनामैन के साथ वो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो लिखा था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वो व्हील घूमता है ना, ही हैड पार्टिसिपेंट स्पिन इट, उसको व्हील को घुमाने बोला। एंड उसके बाद व्हील के वो घूम के अलग अलग नंबर में आके वो रुकता है व्हील। खाली घुमाने बोला व्हील को, और कुछ नहीं बोला। उसके बाद उन्होंने बोला यूनाइटेड नेशंस के कितने मेंबर स्टेट्स हैं। तो उनके जो अनुमान लगाया, वो एंकर इफेक्ट को साबित किया। हाईएस्ट एस्टिमेट्स केम फ्रॉम पीपल हु हैड स्पन हायर नंबर्स ऑन द व्हील। कुछ एक गेम होता है, व्हील घुमाते हैं, वो नंबर में आके अटकता है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, लोगों को बुलाया कि आप घुमाओ और नंबर नोट कर लो जितना है। उसके उसके थोड़ी देर बाद पूछा कि यूनाइटेड नेशंस में कितने कंट्रीज है। तो जिन लोगों का नंबर ज्यादा था उन्होंने ज्यादा ज्यादा तुक्का लगाया, तो ज्यादा ज्यादा की तरफ लगाया जिनके नंबर ज्यादा आए थे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में जिनके नंबर कम आए थे उन्होंने कम, मतलब एक दिमाग में कोरिलेशन हो जाता जिसका कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरे कुछ रिसर्चर्स थे, रूसो एंड शूमेकर ने स्टूडेंट्स को, अटीला हंट सफर्ड हिज क्रशिंग डिफीट इन यूरोप, कोई हिस्ट्री का डेट पूछा। और उनको फिर पार्टिसिपेंट्स को बोला कि आप अपने आखिरी टेलीफोन नंबर का नोट कीजिए, आखिरी जो डिजिट है, आखिरी दो डिजिट ये कीजिए। और फिर पाया कि जिनके टेलीफोन नंबर के डिजिट उन्होंने लिखने बोला था, जिन्होंने ज्यादा नंबर अपना टेलीफोन लिखा उन्होंने वैसा डेट, जो इतिहास में कोई डेट पूछा, वो जिनका नंबर हायर था उन्होंने हायर डेट बोला, जिनका नंबर लोअर था उन्होंने लोअर डेट बोला। तो ऐसे कई बोले कि एंकरिंग क्या है ना। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट बताया कि स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट्स वर गिवन अ टूर ऑफ अ हाउस एंड आस्क्ड टू एस्टिमेट। एक हाउस का टूर किया था रियल एस्टेट ने, और उसका जस्ट टूर देने के पहले उनको एक कोई रैंडमली जनरेटेड लिस्टेड सेल्स प्राइस एक ऐसे जनरेट किया था, ये प्राइस है घर के। और इससे क्या हो गया, वो जो स्टूडेंट्स जो घर का नंबर एस्टिमेट लगा रहे थे घर का कीमत का, उन्होंने ज्यादा नंबर लगाया जिनको ज्यादा प्राइस लिस्ट दिखाया था, जो कि अनरिलेटेड था इस घर से। और प्रोफेशनल्स, उन्होंने खाली स्टूडेंट्स को किया और एक ग्रुप में प्रोफेशनल्स रखा। और पता चला कि जो पेशेवर थे उन्होंने भी, रियल एस्टेट एजेंट, उन्होंने भी उसका ज्यादा हिसाब लगाया, डिपेंडिंग ऑन द अर्लियर अनरिलेटेड फिगर्स कुछ बताए थे दूसरे जगह के प्रॉपर्टी के। तो ये एंकर इफेक्ट बोलते हैं कि होता है, जो हमको पता नहीं चलता है कि कोई अनरिलेटेड कुछ तो करेक्ट है। जैसे नेहरू का हमने डेट ऑफ बर्थ गैस किया, जो कि कुछ लॉजिकल है, पर इलॉजिकल नंबर्स भी कुछ अगर दिमाग में आप डाल दो तो वो एंकरिंग इफेक्ट होता है। ये थॉट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं साइकोलॉजिस्ट ने। तो एंकर चारों तरफ मिलेंगे आपको। और रिकमेंडेशन, रिटेल प्राइस, सेल्स प्रोफेशनल, सेल्स वाले भी करते हैं ऐसे कुछ प्राइस के ऊपर। और इन्होंने कहा कि इनका जो बॉस था, जब ये पहले कहीं नौकरी करते थे बहुत पहले, एंकर बहुत इस्तेमाल करते थे। इन फर्स्ट कन्वर्सेशन किसी क्लाइंट के साथ बात होता था, ये एक ओपनिंग प्राइस डाल देते थे जिसका कोई बहुत ज्यादा रहता था। और फिर बाद में बोलते थे हमने एक और प्रोजेक्ट किया था और इतने मिलियन डॉलर का था, एंकर वॉज ड्रॉप्ड, एंकर पहले ही ड्रॉप कर दिया। उसके बाद नेगोशिएशन उसी इससे स्टार्ट होता था, कम होने से भी उनको प्रॉफिट मिलता था क्योंकि पहले ही वो बड़ा एंकर दिमाग में डाल देते थे। तो एंकरिंग इफेक्ट क्या है कि अभी दूसरा मैं बताता हूँ कि टीवी एंकर लोग भी ऐसे करते हैं। वो आपके मुंह में बोलेंगे। मैं जब अभी आपने देखे हैं कि एंकरिंग कैसे हुआ था इस महामारी में भी, शुरू शुरू में मीडिया टेक ओवर कर लिए थे। टीवी एंकर्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे लीथल है, लीथल है, हाईली फेटल, जबकि एक्चुअल डेटा जो
लीथल शुरू में हुआ था इटाली में, बहुत 80 इयर्स एवरेज एज के लोग मरे थे हॉस्पिटल के उसमें। लैंसेट में भी एक पेपर आ गया था, 20%, एक पेपर था कि एस्टिमेट लगाया था कि 20% इसका डेथ रेट है जो नया कोरोना वायरस आया था। बाद में साइंटिफिक स्टडीज हो गए थे कि इसका 0.1 0.33% है मोर्टालिटी, जो शुरू में किए थे। बाद में तो और कम, अफ्रीका एशियन कंट्रीज में तो 0.05% अप टू 70 इयर्स आया था। पर शुरू में जो एंकरिंग इफेक्ट हो गए थे, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आते थे और जो टीवी एंकर लोग उनको कहलवाते थे कि अभी तो आपको ये होगा, क्या करना है, लॉकडाउन करना है, बूस्टर लगना है, बूस्टर लगना है, वो पहले से ही एंकर लोग अ, बोलते थे। मेरे को याद है, मेरे को भी एक ऐसा जो बहुत ही हमारा देश का जो सबसे तगड़ा एंकर है, सॉलिड एंकर है, और वो नेशन के लिए बहुत केयर करता है, नेशन वांट्स टू नो, और काफी उनका कुणाल कामरा से भी अच्छी दोस्ती दुश्मनी है, जो भी कह लो आप। तो उन्होंने हमको एक पैनल में हमको आमंत्रित किया था, और वो उस टाइम नया नया ओमिक्रॉन आया था, और बहुत एक्सपर्ट्स ले आए थे। जैसे मैं बोला ना, कोई भी एक्सपर्ट्स, कोई कार्डियोलॉजिस्ट तो कोई, और चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे वो एंकर खुद ही, मतलब बोल रहे थे एक्सपर्ट्स तो। उसका ही एंकर ने पहले ही इतना तगड़ा एंकर लगा देता था कि एक्सपर्ट्स भी उसी में आ जाते थे। क्योंकि ये तो वैसा ही है ना कि जो चीज के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है और ऐसे लोगों को बुला रहे हो, तो वो तो कोई भी चीज दिमाग में आएगा, फिगर या कुछ ये, तो वो ऐसा ऐसे हिल हिल के बोल रहे थे कि बूस्टर्स बूस्टर्स, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ओमिक्रॉन आ गया है, यूके ने बूस्टर स्टार्ट कर दिया, इजी यू स्टार्ट। तो जितने एक्सपर्ट्स थे सब बोल रहे थे कि यस यस वी शुड, कोई ये कॉम्बिनेशन देंगे, ये देंगे वो। तो मेरा जब टर्न आया, मेरे वो तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि इन्होंने इतना तगड़ा एंकर डाला है कि हम भी बोलेंगे कि देना है। तो मेरे को उस टाइम मैंने थोड़ा अध्ययन किया था, डेटा देखा था, और हमने डेटा में ये भी देखा था कि ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका से आया था। यूके में ज्यादा हो, एक यूके में फैल गया था, पर ओमिक्रॉन से ज्यादा डेथ नहीं हो रहे थे, और साउथ अफ्रीका में तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा था ओमिक्रॉन आने के बावजूद भी। तो मेरे को जैसे मेरा नंबर आया, मैंने बोला नहीं, आई डोंट थिंक वी शुड गो। वो बिल्कुल मैंने, वो एंकर हिल गया। अरे यू सिंग, यूके, यूके, मतलब वो हमको डांट रहे थे, यूके यूके, डू यू थिंक यूके, यूके इज, ये यूके नहीं, गलत किया, यूके हैज डन रॉन्ग। मैंने बोला यस। तो वो इतने हो गए कि बाकी जितने थे सबको उन्होंने एंकर में ले आया था, कि उन्होंने एक क्लू दे दिया जिसको एंकरिंग इफेक्ट है, और बाद में फिर जब देखा कि इधर तो ऐसे लाइन एंड लेंथ एक प्रकार से ये हो गया वो, फिर जल्दी से वो शिफ्ट कर गया, फिर मेरे को अगला ये पूछा नहीं। तो ये एंकरिंग इफेक्ट से ये अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो भी छोटा सा भी कुछ नया कोई बीमारी, नया कोई वायरस आता है, तो एंकर लोग टेक ओवर कर लेते हैं, और एक्सपर्ट्स लोग को फ्लावर पॉट जैसे लाते हैं, और उनके मुंह से वो बुलवा देते हैं जो बुलवाना चाहते हैं। और बाद में फिर हमारे जैसे लोगों को शायद उनको भी सनसनीखेज भी बनाना रहता है, न्यूज़ भी बनाना रहता है। तो इसलिए हमको थिंकिंग क्लियरली में हमारे दिमाग में होना चाहिए कि इनको जरा वेरी, आप फिर से देखो, सोर्स देखो, आप खुद का शोध करो, रिसर्च करो। ये एंकर लोग टाई वाई पहन के नेशन के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर वो सनसनीखेज बना देते हैं जो कि आपका न्यूज आइटम रहेगा। तो ये टीवी एंकर से थोड़े सावधान रहिए। और टीवी एक्सपर्ट्स जो आते हैं, जो कि इतना स्ट्रांग इन्फ्लुएंस जो कर रहे हैं टीवी एंकर, उसके एंकर इफेक्ट में आ जाते हैं। वो हाफ द टाइम वो गैस करते रहते हैं, नया वायरस, नया ये, किसी को। पर जो लोग सीरियस रिसर्चर्स होते हैं उनके पास फिगर्स रहते हैं, उनके पेपर्स रहते हैं। महामारी में भी आ गया था कि ये सब है, तो ये अभी अगला महामारी में भी अभी से वो बनाया जा रहा है। जैसे वार्म अप होते हैं ना रेस के पहले, ऐसे टीटी आएगा, ये आएगा, वो आएगा। तो देखिए अभी उम्मीद करते हैं कि लोग इस बार थोड़ा एंकर लोगों को भी क्वेश्चन करें और एक्सपर्ट्स लोगों को भी क्वेश्चन करें। आज इतना ही हमको मैसेज देना था।